अब इसके बाद एक दो पॉइंट्स और लिखने हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे अल्कोहलिज्म वगैरह। तो लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिए आगे। ड्रग्स लाइक barbiturates, amphetamines and benzodiazepines drugs like barbiturates, amphetamines and benzodiazepines are normally used as medicine to treat the patients suffering from depression and insomnia, to treat the patients suffering from depression and insomnia. Now what is this? It is sleeplessness, नींद नहीं आना। अब जरा सोचो, ये है अलर्टनेस कम होने वाली कंडीशन, और ये है अलर्टनेस ज्यादा होने वाली कंडीशन, इन द सेंस एंजाइटी ज्यादा होने वाली कंडीशन रेदर, जिसमें नींद के समय पर नींद नहीं आ रही है। अब ये तीन ड्रग्स लिख दी भाई। तो पहली बात, ये तीन ड्रग्स जो हैं इन दो डिजीज में इस्तेमाल होती है, बात सही है। बार्बिटरेट डिप्रेसेंट है, तो डिप्रेसेंट है तो किस काम में आएगा? इंसोम्निया। बेंजोडाइजिपाइन भी तो डिप्रेसेंट है, तो ये किसको ट्रीट करने में काम आएगा? इंसोम्निया। एंड द एम्फेटामिन्स आर स्टिमुलेंट्स, तो वो डिप्रेशन जैसी कंडीशन से उभरने में मदद करेगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ड्रग्स लाइक दीज आर यूज फॉर ट्रीटिंग दीज, पर इसमें भी स्पेसिफिकली याद रखिएगा, बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजिपाइंस इंसोम्निया को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे और एम्फेटामिन्स डिप्रेशन को। इंसोम्निया लिखा हुआ है, नींद नहीं आना, नींदें उड़ जाना। लिख लिया? एलएसडी नहीं हुआ था क्या? एलएसडी के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट लिख लो, सिर्फ इतना ही लिखना था एलएसडी के बारे में कि इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस, एर्गोट फंगस, जिसे हम क्लेविसेप्स परप्यूरा कहते हैं।
हालुसिनेटिंग है ये तो पहले ही लिख लिया, बस इतना ही लिखना था। क्या लिख लिया था ये? तो बस हो तो गया था। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। अब कुछ और टॉपिक्स पे बात करें। ये जनरल डिस्कशंस जैसे हैं, जैसे एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या होता है? देखो, इसके सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने, मैं सिर्फ कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी से आपको सारी लाइनें पढ़नी है। मैं समझा पूरा रहा हूं आपको। क्या है एडोलेसेंस? ये एक स्टेज भी है, ट्रांजिशन स्टेज। किसके बीच की? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। ये जो एडोलेसेंस की जो एज है, दैट इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग द टीनेज। टीनेज कहां से शुरू होती है? 13। कब खत्म होती है? 19। एक एक साल कम कर लो, वो एडोलेसेंस है। दैट इज 12 टू 18 ईयर्स। तो 12 साल का जब बच्चा होता है तो उसकी एडोलेसेंस या किशोरावस्था शुरू हो जाती है, और 18 साल पे खत्म हो जाती है और वो वयस्क कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। तो एक बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बीच का जो पीरियड है, दैट इज एडोलेसेंस। क्या ये बात समझ में आ रही? ये एज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिविजुअल अपने कुछ बिलीव्स, कुछ एक्सपीरियंस डेवलप करता है, उनसे वो सीखता है, समझता है, और आगे की लाइफ में उसी को आगे बढ़ाता है काफी हद तक। ये एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे तो क्रिमिनल बैंड की तरफ जा सकता है। ये एक्सपीरियंस अच्छे रहे तो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, खुद को भी अच्छा रख सकता है, मेंटेन रख सकता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एज? तो उसके लिए पहले समझो, मान लो एक छोटा सा बच्चा है। बेटा, एसटीडीज मुझे मालूम है, जो नहीं हुआ है उस समय पर पूरा डिस्कशन चलता रहता है, उसकी बजाय जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। अब जो एडोलेसेंस है वो 12 से 18 साल के बीच में है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे ने आपसे पूछा मुझे बाहर जाना है घूमने रात में, तो आपने क्या कह दिया? बेटा उधर मत जाना, उधर भूत है ना? डर गया। 19 साल का कोई बच्चा आपसे, मतलब बच्चा तो नहीं, बड़ा ही हो गया, वो बोलेगा मुझे उधर जाना है। आप कहोगे उधर मत जाओ, भूत है, तो वो भी मुस्कुराएगा, फिर आप भी मुस्कुराओगे। अब बच्चे नहीं है, इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। क्या ये बात क्लियर है? तो एक एडल्ट के अपने कुछ बिलीफ हैं, अपने कुछ सोच है, और उसको एक जस्टिफाइड रीजन चाहिए किसी भी चीज को करने या नहीं करने के लिए। ये एज एक्सपेरिमेंटल एज है, ट्रांजिशन की स्टेज है, जिसमें उसकी कुछ बिलीफ बनती है। ट्रांजिशन होता है, चेंज आते हैं। एक बच्चा जो रहता है, जब आप बहुत छोटे थे तो आपका बर्थडे कैसे भी मन जाए आप बड़े खुश रहते थे। अपने बर्थडे की तैयारी 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती थी। हैप्पी रहना आपका सबसे पहले खुशी थी। फिर उसके बाद बर्थडे ज्यादातर का कैसे ही बनता था? हमारा तो ऐसे ही बनता था, तुम्हारा नहीं मालूम मुझे कैसे बनता। जब हम छोटे थे तो ऐसा होता था, गली के 8-10 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, है ना? एक दो स्कूल के आ जाए तो ठीक, नहीं तो ज्यादातर तो गली के ही बच्चे आते थे। और फिर एक प्लास्टिक की जो प्लेट आती थी, पेपर प्लेट, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा मिक्सचर, एक बर्फी, एक समोसा, और थोड़ा सा केक, या कुछ और केक शायद होता ही नहीं था, ये सब होकर के बस सबको बांट दिया जाता था। और गिफ्ट भी कैसे आते थे? गिफ्ट भी कैसे आते? पेंसिल, पेंसिल का पैकेट, रबर, शार्पनर, और कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ तो उसने ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया। ठीक है? और हमें रैपर, जो कवरिंग रैपर था, उसको देख करके बड़ी खुशी मिलती थी, बजाय उसके अंदर क्या उससे उससे उतना उससे भी खुशी मिलती थी, पर सबसे ज्यादा मजा आता था गिफ्ट को खोलने में। और वो जो गिफ्ट होता था ना, उसको 1 महीने तक, 2 महीने तक हम साथ में रखते थे, और बड़ी खुशी होती थी कि देखो नई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गिफ्ट है जो हमें बर्थडे पे मिला था। क्या ये बात सही है? काफी हद तक होता है, सभी के साथ होता है, ज्यादातर के साथ होता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पर। ठीक है? अब जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, मान लो 11-12 साल का, 13 साल का होने लग गया, 14 साल पे आ गया, अब क्या होता है?
हमेशा स्कूल के अंदर एक दो लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं, है ना। अब वो रखते हैं कहां पर, किसी होटल में बर्थडे रख दिया। अब ये बच्चा इनवाइट होता है, इसका दोस्त बोलता है मैं अपना बर्थडे मना रहा हूं, उस होटल पे आना। अब ये वहां जाता है, वहां देखता है 50-70 लोग, सब सज धज के आए हैं, सबके पास महंगे महंगे गिफ्ट, इतनी बड़ी साइकिल गिफ्ट कर रहे हैं से, इतने बढ़िया बढ़िया टॉयज गिफ्ट कर रहे हैं, बाप रे, वीडियो गेम तक गिफ्ट कर दिया। ये कैसा बर्थडे है? अरे ये बर्थडे तो मैं क्या मना रहा था आज तक। फिर देखो ओ 3 मंजिला केक आया, दिमाग खराब उसका, डांस कर रहे हैं सब। अब वो पार्टी में एंजॉय तो करता है, पर आने के बाद उसके दिमाग पे एक इंप्रेशन आया था, अब मैं भी ऐसे ही पार्टी मनाऊंगा, मेरा बर्थडे भी ऐसे ही मनेगा। ठीक है, तो अब मेरा बर्थडे ऐसे मनेगा, तो अब क्या होता है, घर में तो कोई चेंज आना नहीं फाइनेंशियली कि बहुत कुछ चेंज आ जाएगा कि हम अगले साल ही बहुत कुछ अमीर हो जाएंगे। बर्थडे हर साल की तरह फिर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में इंप्रेशन किसका है? बर्थडे तो वही होता है। अब वो सोच रहा है, क्या देख रहा है, मेरे बर्थडे पे फिर से गली के 7-8 बच्चे बुला लिए, मैं 14 ईयर्स का, 6 साल का बच्चा भी बुला लिया मम्मी ने, बनियान में आ गया मेरे बर्थडे पे, घर में बैठा हुआ है, पलंग पे बैठ के पैर हिला रहा है। क्या कर रहा है मेरे बर्थडे पर? ये क्या चल रहा है, मेरा बर्थडे ऐसे मन रहा है? ये क्या पेन पेंसिल दे रहे हैं? ये कोई गिफ्ट होती है? हैं? उसका मूड ऑफ है, उसने जो देखा हुआ है ना, बस अब वही कंपैरिजन है उसके लिए। उसके मम्मी पापा किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं है, दे आर द सुपर हीरोज। लेकिन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी होती है, ये मम्मी पापा उसको थोड़ी समझा सकते हैं, उसकी एज ही नहीं है अभी। यही बच्चा यदि 21 साल का होता, कहता नहीं मुझे होटल में बर्थडे मनाना है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, बात खत्म हो जाएगी, वो भी समझ जाएगा और ये भी समझ जाते हैं एक लाइन में। तो ऐसी कंडीशन को जब वो फेस करता है तो उसे प्रॉब्लम आती है और वो उसको एडजस्ट करने में मुश्किल आती है, पर धीरे 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 वो समझने लगता है। जब वो 18-19 ईयर्स का हो जाता है तो उसको क्लियर हो जाता है, यार नहीं यार, मेरा बर्थडे ऐसे नहीं बन सकता, इतना लार्ज स्केल पे नहीं, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको एक ही पार्टी में झोंक देंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ये चीजें उसको समझ में आने लगती। देयर इज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट और ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट। भारत में 18 साल से ऊपर के लोग जितने भी हैं, हम मानते हैं कि वो केपेबल हैं कि देश कौन चलाए ये वो समझ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इतना समझदार तो मानेंगे ना। सो दैट्स व्हाई बियॉन्ड 18 इट इज एडल्ट, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग मेंटली समझ सकता है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है, फर्क पड़ता है। ये एज ही ऐसी होती है। क्या ये बात क्लियर है? तो हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में, एडोलेसेंस। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ट्रांजिशन की स्टेज है ये। लिखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। एडोलेसेंस is both a period and a process. Adolescence is both a period and a process during which a child becomes mature, during which a child becomes mature in his beliefs, in his beliefs and behavior, in his beliefs and behavior. तो क्या ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई आपको, है ना। प्रोसेस भी है, उसके थ्रू मैच्योर हो रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट, adolescence is a bridge between adolescence is a bridge between childhood and adulthood, bridge between childhood and adulthood. Next, adolescence is characterized by curiosity, adventure, excitement, and experiments.
एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें कई सारे कारण होते हैं उसको मैच्योर करने के, अच्छा रखने के। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक फैमिली में होते हैं तो बातें क्या सही हैं और क्या गलत हैं ये वैसे ही समझ में आती है, हर चीज की शिक्षा देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे से कहे चल स्मोक कर, घर पे बैठ के स्मोक कर, हाँ पापा डांटेंगे। पापा ने बोला कभी कि स्मोक नहीं करना है, पर इट इज अंडरस्टूड कि स्मोक नहीं करना है। ये अंडरस्टूड है। हो सकता है कई बच्चों को उनके मम्मी पापा ने नहीं बोला कि स्मोक नहीं करना, पर इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि उनका बिहेवियर है, क्योंकि बच्चा जानता है ये गलत है, इस पर डांट पड़ेगी, इस पर मार पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही? तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो बच्चे को काफी हद तक फैमिली से ऑलरेडी मिल जाती है। अब एक बच्चे को हम सोचे कि उसके फ्रेंड ने कहा चलना स्मोक करते हैं, 14 ईयर्स का मान लो, क्या कह रहा है स्मोक करते, बोलेगा नहीं पापा डांटेंगे, पता लग गया ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घर पे कभी मूवी देख रहे थे, कोई हीरो स्मोक कर रहा था, तो पापा ने रिफ्लेक्स लिख दिया, अरे क्या यार स्मोकिंग करते रहते हैं ये बड़े लोग भी। बच्चे के दिमाग में आ गया नहीं स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, घर पे पापा मम्मी को भी नहीं देखा कभी करते हुए, मुझे भी नहीं करना है। और पापा ने एक बार ऐसे व्यू पर या ऐसा कुछ चल रहा था जिसमें एक्टर से स्मोक कर रहा था, तो उस पर एक कमेंट किया, बस वो कमेंट उस बच्चे के दिमाग पर बैठ गया, ये गलत आदत है। वहीं हम एक ऐसी जगह पे बच्चे को कंपेयर करते हैं एक और बच्चे से, जो कि किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में या इस तरह के जगह पर रह रहा है जहां पर बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं। आप जानते हैं ना ऐसी जगह, है ना, अनाथ आश्रम कहते हैं हम कई बार ऐसी जगह को। अब उस बच्चे को मना करने वाला कोई नहीं है, वहां पर उतनी इंटेंसिटी से रोकने वाला कोई नहीं है। और ऐसी जगह पर एक या दो बड़े बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जिनके अंदर गंदी आदतें होती हैं, और वो दूसरे को लगाते हैं गंदी आदतें, दूसरे को गंदी आदतें लगाते हैं। तो ऐसे ऑर्फनेज में या अनाथ आश्रम में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और हाँ, ये अच्छी बात है, गलत बात को भी, ये स्मोकिंग अच्छी बात है, ये बोलने वाले दो तीन लोग हैं जिनसे सब डरते हैं या जिनकी सब बात मानते हैं। तो उन्हें लगता है कि यार देखो इन सब की बात मानते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे तो शायद हमारी भी बातें मानेंगे, हमारा भी यहाँ पे रॉब होगा। सो दिस इज द एक्सपीरियंस that was done, yeah, this experience was with that those children which are living in orphanage. Such students or such children experience this. जो ब्रोकन होम में है ऐसे स्टूडेंट्स, या ऑर्फनेज में है ऐसे चिल्ड्रन, इनको ये चीज एक्सपीरियंस होती है। उनके और या तो मम्मी पापा नहीं होते हैं या फिर उनके बीच में गैप हो जाता है। ब्रोकन होम्स, मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं, अपनी ही परेशानी में फंसे रहते हैं, बच्चा कभी भी बोल नहीं पाता है, मम्मी पापा में से कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है तो उसे अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी कह नहीं पाता है। तो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाना, ये भी एक कारण होता है। क्या ये बात समझ में आ रही? इन सब चीजों की वजह से एक बच्चे की जो मेंटलिटी है, उसके एडोलेसेंस में जो उसने एक्सपीरियंस किया है, वो काफी उसको उस तरफ ले जाती है। यदि वो क्रिमिनल बेंट की तरफ चला गया है और अब 10-15 साल तक वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो फिर वो आगे जाकर के कैसे अपनी लाइफ को बदलेगा, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जैसे आप एक 40 साल के एक ऐसे व्यक्ति को लीजिए जो बेरोजगार है, मान लो उसने इंजीनियरिंग किया था पर अभी उसके पास रोजगार नहीं है। अब आप उससे कहो देख भाई तूने इंजीनियरिंग किया, तेरे पास जॉब नहीं है, तो एक काम कर, नीट की तैयारी कर, डॉक्टर बन जाएगा, लाइफ हो जाएगी तेरी अच्छी। क्या वो करेगा? करेगा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने कुछ एक्सपीरियंस लिया ना इस फील्ड में, अब वो टाइम नहीं है कि वापस से उस तरह को उस समय उतना समय दे पाए। गलत नहीं कहा आपने, पर ये समय गलत है उसके साथ, अब वो ऐसा नहीं कर पाए। वो अपने ही फील्ड में दूसरे तरह का जॉब सर्च करेगा और फिर उस पर काम करेगा। अब नहीं बदल सकता, बहुत मुश्किल है।
यही बात यदि आप किसी 17-18 साल या 19 साल के बच्चे को कहते, एक ड्रॉप ले लिया तूने, तेरा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो एक काम कर, वापस से कर ले, मेडिकल की तैयारी कर, वो कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 30-40 साल का इंसान नहीं करता, उसकी अपनी एक बिलीफ बन चुकी रहती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी 40-50 साल के व्यक्ति को जिसने लाइफ लॉन्ग कभी अल्कोहल नहीं लिया, आप उसको बोल नहीं सकते तो अल्कोहल ले, बहुत मजा आएगा। बोलेगा तुम्हारी जितनी एज है उसने 3 बार जी चुका हूं मैं, यदि आज तक नहीं लिया अभी भी शुरू नहीं करूंगा। कैसे प्रमोट करोगे इसे? नहीं कर सकते। वैसे ही जो 50-55 साल तक अल्कोहल ले रहा है, उसकी एज हो चुकी है और पिछले 30-35 साल से अल्कोहल ले रहा है, तो अंकल लीवर खराब हो जाता है, अल्कोहल छोड़ दो। लगा बेटा ये तो मुझे 30-40 से मालूम है, अब क्या बता रहा नई चीज? छोड़नी होती अल्कोहल तो पहले छोड़ देता। तो एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद उसकी बिलीफ स्ट्रांग हो जाती है कुछ चीजों के लिए, वो सही है या गलत दैट इज डिफरेंट, पर उसकी कुछ मान्यता होती है, कुछ मानता है, कुछ चीजों को समझता है और उसी को लेकर के आगे बढ़ता है, अनटिल लेस बहुत बड़ा चेंज ना हो किसी वजह से। तो एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जो सही डायरेक्शन में भी ले जा सकती है, गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। इस समय पर आपके एक्सपीरियंस अच्छे होने चाहिए, अच्छे दोस्त मिले, फैमिली सपोर्ट है, आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। आप अच्छा 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 सोचते चले जाओ, सबसे अलग होते जाओगे धीरे धीरे धीरे। अलग मतलब अपने आप को बेटर प्लेस करोगे। और यदि गलत फ्रेंड सर्कल मिला और आप भी गलत आदतों में पड़ गए या फैमिली सपोर्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगेगा और उसको रोकने वाला उस इंटेंसिटी के साथ कोई नहीं होगा। ये हमारा भी होता है, हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करते, अक्सर भाई बहन को अलग ट्रीट करते हैं, फ्रेंड्स को अलग ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहीं से जा रहे हैं, हमें रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गए, वो बैठे हुए आराम से कहीं पर अल्कोहल ले रहे हैं, तो हम जाके बोल, वाह यार अल्कोहल ले रहा है तो ले खिला, मुझको कुछ खिला दे, अल्कोहल तो मैं लेता नहीं पर मेरे को कुछ खिला दे। सपोज वही आपका यदि छोटा भाई वहां पे बैठा हुआ अल्कोहल पीता हुआ मिला तो क्या करोगे? 2 थप्पड़ लगाओगे, उसे घर ले जाओगे, घर पे अलग पिटवाओगे, यही होगा। तो यदि हम आपसे पूछे कि आपका छोटा भाई था तो आपने उसकी पिटाई क्यों की? अरे वो अल्कोहल ले रहा था। तो वो तो आपका फ्रेंड भी ले रहा था ना, उसको क्यों नहीं रोका उतनी इंटेंसिटी के साथ? इसलिए हम अक्सर फ्रेंड्स के साथ अलग व्यवहार करते हैं और अपना यदि ब्लड रिलेशन में कोई होता है तो उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो फैमिली में होगा ना तो हम एग्जैक्टली ट्रू सोचते हैं, उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, टालते नहीं है। लेकिन यदि फ्रेंड बैठा हुआ दिख गया ना तो हम उसको टाल देंगे, इवन कई बार एनकरेज कर देंगे कि हाँ ठीक है बढ़िया कर रहा है यार तू तो। हम सब में एक यही है जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, उसको हीरो बना देंगे। हीरोइज्म कभी भी स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से नहीं आती, वो जा सकती है, आ नहीं सकती। हमने कई सारे एक्टर एक्ट्रेस को इस तरह की चीजें करते हुए देखा जिससे सोसाइटी उस तरफ प्रमोट होती है, जो गलत है। वो एक्टर इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो अल्कोहल लेता था इसलिए एक्टर बन गया, वो इसलिए जाना जाता है उसकी एक्टिंग के लिए। तो जब भी आपको किसी रोल मॉडल को कॉपी करना हो तो उसके उस काम के लिए कॉपी करो जिसके लिए वो जाना जाता है, उसके लिए नहीं जिसके लिए वो नहीं जाना जाता है। किसी पर्टिकुलर एक्टर को आपने अल्कोहल पीते हुए देखा तो उसकी कॉपी कर ली, देखो भाई वो अल्कोहल पीता है मैंने भी शुरू कर दिया, तो क्या हीरो बन गए आप? नहीं। सो दिस इज द फैक्ट। आपको ये चीज समझनी है और इसी को फॉलो करना है। एक्सपेरिमेंट्स, इसी स्टेज में सबसे ज्यादा अल्कोहल और ड्रग्स लेने का शौक होता है, एक्सपेरिमेंट। लोग अपने फ्रेंड्स को देखते हैं वो ऐसा फॉलो करते हैं तो ये भी शुरू हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। कैसे? वो समझो। क्यों अल्कोहल ड्रग एडिक्शन की हम बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज द डोज ऑफ अ ड्रग। एक ड्रग है जिसका डोज क्या है? एक्स। इसका वाई है इफेक्ट, यानी जिसको एंजॉय किया जाता है, ड्रग लेने के बाद ऐसा महसूस हो रहा, हाँ मजा आ गया, ऐसी फीलिंग, दैट इज वाई द फैक्ट। जेड, हर दवाई की तरह ये भी तो एक दवाई ही है,
बस ये है कि ये गलत तरीके से ली जा रही, गलत कारण से ली जा रही है, उसके लिए नहीं ली जा रही जिसके लिए जानी जाती है. So it will definitely produce some side effects. So X is the dose of that drug producing Y effect which is enjoyed by a particular person, and Z are the side effects of this dose. Initially dose बहुत कम होता है, जो इफेक्ट आता है Y उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं. Z साइड इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल रहेंगे, समझ में नहीं आएंगे शुरू में. ना प्रॉब्लम इज दैट यदि हम किसी एंटीबायोटिक की बात करें, समझना एंटीबायोटिक, आज जो एंटीबायोटिक है कोई भी ले लो आप, कोई भी एंटीबायोटिक ले ली, जैसे पेनिसिलिन ले ली या स्ट्रेप्टोमाइसिन ले, जो भी ड्रग है, ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ नहीं चलने वाली है. जिस ड्रग का इस्तेमाल ह्यूमन ज्यादा करेगा वो एंटीबायोटिक यूजलेस हो जाएगी, बिकॉज विल डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट दैट. तो इसलिए हमें लगातार नई नई एंटीबायोटिक्स की सर्च होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जितनी एंटीबायोटिक्स यूज होंगी मास स्केल पे वो यूजलेस होती चली जाएंगी. तो एंटीबायोटिक्स लिखें तो काम हो तो ही लिखें. दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी, नई एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी लगातार होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? टॉलरेंस डेवलप. टॉलरेंस का दूसरा एग्जांपल, किसी व्यक्ति को ऐसा कोई डिजीज है जिससे दर्द लंबे समय तक होता है और अच्छा खासा दर्द है, सालों तक रहने वाले दर्द होते हैं कुछ को, तो वो पैरासिटामोल 500 लिया, आज दर्द सबसाइड हो गया, फीलिंग वेरी गुड. लेकिन 2 महीने तक यदि पैरासिटामोल 500 लेता रहेगा ना, तो उसका दर्द अगली बार पैरासिटामोल 500 के इफेक्ट से नहीं सबसाइड होगा. हो सकता है उसको डबल डोज लेनी पड़े, हो सकता है 4 महीने बाद 3-3 डोज लेनी पड़े. क्यों हो रहा है? टॉलरेंस. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे किसी भी केमिकल के खिलाफ बॉडी टॉलरेंस डेवलप करती है, तो ये जो ड्रग है ना एक्स, जिसका वाई इफेक्ट एंजॉय कर रहे थे, कुछ समय बाद मालूम क्या होगा? ये इफेक्ट क्या हो जाएगा? y/2. डोज वही है, इफेक्ट कम होता जाएगा, y/2. देन साइड इफेक्ट्स तो अभी भी वही है, क्योंकि डोज ही डोज डिपेंडेंट होते साइड इफेक्ट्स. इस y/2 को y करने के लिए नाउ he or she has to double the dose, and the side effects will again double because dose has doubled. After few weeks, what will happen? This y will again become y/2. Then again dose has to be increased so that effect y has to be enjoyed, but the side effects will become 4 times. And this vicious circle will continue until the patient is life-threatening ill, suffering from such illness which may be life-threatening. 4x, 8x, 16x बढ़ता जाएगा, डोज बढ़ते जाएंगे, साइड इफेक्ट बढ़ते जाएंगे. इस ड्रग को वो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एडिक्शन नाम की भी चीज इस ड्रग में होती है, इस तरह की ड्रग्स में. तो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम. और कुछ ड्रग्स तो ऐसी होती हैं जिनके विड्रॉल सिम्टम्स बड़े खतरनाक होते हैं. विड्रॉल सिम्टम्स मतलब एक ड्रग डिसकंटिन्यू की तो आपकी हालत खराब होने लग जाएगी, आप पूरे समय बस वैसे ही सोचोगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को ब्राउन शुगर या हेरोइन का शौक है, एडिक्टेड है. कैन यू इमेजिन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए किलो, है ना, डोज में तो 20 करोड़ की हो जाती है. तो मान लो 2 करोड़ के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करो, तो 1 ग्राम रुपीस, 2 करोड़, 1 किलो, मतलब 20,000 रुपए की 1 ग्राम. और इसके 3 डोज बना दिए, 6,000 रुपए का 1 डोज. हर दिन जिस व्यक्ति को ये लेने की आदत है, उसका खर्चा कम से कम महीने का 2 लाख रुपए होगा सिर्फ इस ड्रग का. क्या ये बात समझ में आ रही है? आएंगे कहां से? हर व्यक्ति इतना अमीर थोड़ी होता है.
चलो ड्रग का डोज और कम लगा उसको, मान लो 2,000 रुपए पर डे भी लगता है, तो 50-60 हजार रुपए ऐसा जेब खर्ची थोड़ी देते माँ बाप कि 50-60 हजार रुपए दे दिए लाओ खर्चा करो। तो ऐसा इंडिविजुअल सबसे पहले छोटे छोटे शौक पालता है, छोटे नशे से शुरुआत करता है, धीरे 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 बड़े नशे की तरफ शिफ्ट होता है, और धीरे 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 इस तरह के नशे तक पहुंचने लगता है। यदि इस तरह के नशे तक वो पहुंचने लगा है तो उसको डेली चलो 2,000 नहीं, कम से कम 500-700 रुपए, 1,000 रुपए की जरूरत तो पड़ेगी ऐसे नशे करने के लिए। और यदि 500-700 1,000 रुपए के मॉडरेट लेवल के नशे भी करने की जरूरत पड़ी तो डेली 500 से 1,000 रुपए तो कैसे आता है भाई? मजदूर दिन भर लगा रहता है तो उसको 500 रुपए नहीं मिलता मेहनत का। तो डेली 500 से 1,000 रुपए उसको चाहिए। इसके लिए वो सबसे शुरू में क्या करेगा? घर में चोरी करेगा। सबसे पहली बात, घर में चोरी करेगा। घर से बर्तन गायब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स गायब हो जाएंगे, मोबाइल चोरी हो जाएगा, खुले चोरी हो जाएंगे, बंदे चोरी हो जाएंगे, पर्स चोरी हो जाएंगे। जब घर में चोरी बढ़ने लगती है तो माँ बाप सतर्क हो जाते हैं, लगातार चोरियां हो रही है। तो शक किस पे जाता है? घर की बाई पर, है ना? बाइयां चेंज हो जाती है। तो जब घर में 2-4 बाई चोरी के जैसे चेंज हो जाए तो समझ लेना प्रॉब्लम इज नॉट बाई, प्रॉब्लम इज आवर भाई। इज दैट क्लियर? ये नशे का शिकार हो गया है और यही चीजें गायब कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में आप इसको आराम से समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसा? जब भी ऐसे बच्चों की शौक लगते हैं एडोलेसेंस में, नशे का, शराब का या स्मोकिंग का, सो दे रिक्वायर अ लोनली प्लेस फॉर सच एडिक्शंस। एक जगह चाहिए जहां कुछ घंटों तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। घर में तो नहीं हो सकती भाई ऐसी जगह, ये बात तय है। तो क्या होगा? सबसे पहला इंडिकेशन आएगा फ्रेंड सर्कल चेंज होना। एक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा था, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, यदि वो नशे का शौक लगेगा तो सबसे पहले उसका फ्रेंड सर्कल चेंज होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उसी तरह के फ्रेंड्स बनते हैं, उसी तरह का कॉमन। जैसे गली के फ्रेंड्स होंगे तो जो क्रिकेट खेलता है वो सब आपस में फ्रेंड्स होंगे, जो नहीं खेलता है उससे यूजुअली बातचीत भी कम रहती है। ऐसे ही स्कूल के अंदर इतनी पूरी क्लास होती है पर उसमें फ्रेंड्स 2-4 ही होते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। स्कूल के वो फ्रेंड्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है पढ़ाई। यदि वो कॉमन इंटरेस्ट गया, पढ़ाई ही कॉमन इंटरेस्ट नहीं है उसका, तो फिर वो बाहर के कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाएगा जो उस लेवल को मैच करते हुए नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहला साइन आता है चेंज इन फ्रेंड सर्कल, और वो एक तरीके से अलग ही दिखेगा कि फ्रेंड सर्कल उस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं है जिसको स्कूल या किसी तरह की चीजों से कोई इंटरेस्ट है। फिर अगली स्टेप चालू होगी, दोस्त के घर पे पढ़ाई होना। वो भी ऐसा दोस्त जिसके घर पे फैमिली नहीं है, रेंट से रहता है, और पढ़ाई उसी के घर पे होगी। वो भी लेट नाइट स्टडीज होंगी और रात भर पढ़ाई वहीं होगी। अपने घर पे कभी पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फैमिली रहती, पता लग जाएगा कि स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है या कुछ। तो दूसरे फ्रेंड के घर पे रात को पढ़ाई होना जहां उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, ये अगला साइन। एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाना, स्कूल से एब्सेंट होना लगातार, तीसरा साइन। घर में चोरियां होना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है। क्या ये बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है? तो यदि ऐसी कोई परेशानी है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और एक्सेप्ट करें, हाँ ये परेशानी है, और है तो फिर उसको छुड़ाना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल बदलना पड़ेगा, वापस से उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जैसे बार बार प्रमोट करते हैं इस तरह की चीजों के लिए, पर व्यवहार सही रखते हुए। अदरवाइज कोई भी बच्चा कैसी भी स्टेप ले सकता है। ये कुछ एज ही ऐसी होती है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। वो जिंदगी से बाहर के लोगों से पहली बार एक्सपोज हो रहा होता है, उसको बहुत सारी चीजें दिखती हैं और उसको अपने हिसाब से एक सोच बनाने लगता है। तो नशा यदि शुरू किया तो उसका एंड ही होगा और बहुत खराब होगा। और जितने महंगे नशे होते हैं अक्सर उनके डोज कब कम ज्यादा हो जाते हैं और जान लेते पता भी नहीं चलता है।
and when the drugs are combined they will produce a strong depressant effect. तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या होगा. अल्कोहल के साथ कुछ ड्रग्स ले लें, ऑपियोइड या कैनिवाइड्स में से, कैनाबिनॉइड्स में से, फिर देखिए क्या होता है. इतनी स्ट्रांग नींद आएगी. लोग होते हैं ना वीकेंड मनाने जाते हैं, वीकेंड मनाने जाते हैं, एक अल्कोहल पीने वाला ग्रुप था, वो वीकेंड मनाने चला गया, उधर से कोई दूसरा ग्रुप आ गया जो कोई ड्रग लेता था, दोनों साथ में मिल गए, इसने अल्कोहल दे दी, उसने ड्रग दे दी, और दोनों ने जो मिक्स हुआ, इतना स्ट्रांग डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा कि वो यहां से 2 घंटे बाइक चला के तो चले गए थे, पर आते समय जैसे ही उन्होंने ड्रग और ये लिया, अगले 20 मिनट में सोते हुए मिलेंगे. और यदि वो गाड़ी चलाने गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और हवा के झोंके लग गए, बस गए. पहाड़ी एरिया में लोग घूमते हैं वीकेंड पर, गिर जाएगा नीचे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि खुद की मदद के लायक भी नहीं रहेगा, फोन करके बुलाने लायक नहीं रहेगा. 108 एम्बुलेंस सैटरडे नाइट और संडे नाइट इतनी बिजी रहती है कि उनको मालूम, हर जगह से कॉल आते रहते, भाई ये इधर गिर गया, ये उधर एक्सीडेंट हो गया, ये इधर हो गया. एक्स्ट्रा तैयारी करके रखनी पड़ती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे एम्बा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब में. कई लोगों की हालत इतनी बुरी होती है कि वो सुबह समझ में आते हैं, क्योंकि रात में तो दिखे ही नहीं. सुबह लोग निकले तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो नीचे गिरा पड़ा है, रात भर से पड़ा हुआ है. हो सकता है कि उसने अल्कोहल नहीं पिया होता और गलती से एक्सीडेंट हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए फोन कर सकता था, लेकिन ये ड्रग और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से वो फोन करने लायक बचा, रात भर में इतना ब्लड निकल गया कि उसकी वैसी डेथ हो गई. कई लोगों के साथ ऐसा होता है. बहुत सारे, हमारे सिटी नहीं, हर सिटी से लोग वीकेंड मनाने के लिए बाहर घूमने जाते हैं. कुछ लोग लौट के नहीं आते हैं, वो लाए जाते हैं, या तो जिंदा या फिर ऐसी हालत में, बुरी हालत में. जिंदा है तो ऐसी बुरी हालत में, या फिर मरे हुए लाए जाते हैं. तो इसलिए लाइफ एक ही मिली है, इस तरह की चीजों से बचें, क्योंकि जिनको भुगतना पड़ता है उनकी सारी चीजें एक बार में छूट जाती हैं, सारी चीजें एक बार में छूट जाती हैं. एक कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो बोलेगा नहीं नहीं अब मैं कभी नहीं लूंगा, 1 साल पहले छोड़ देता तो ये रिपोर्ट नहीं आती. शुरू नहीं करता तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं थी. हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, उस पैसे से कैंसर करने वाली चीज लेकर आते हैं. स्मोकिंग में क्या है, कैर्सिनोजेंस है ना. यदि एक सिगरेट के अंदर जो कैर्सिनोजेंस है वो निकाल करके एक इंडिविजुअल को दे, ले ये खा ले, इनहेल कर ले, इसमें एक सिगरेट के अंदर जो कैर्सिनोजेंस है वही है, सस्ते में मिलेंगे. सिगरेट तेरे को 10 रुपए में मिलती है ना, ये 5 रुपए में दे रहा हूं, कैर्सिनोजेंस ले ले, वो मना कर देगा. लेकिन सिगरेट में ले लेगा वो कैर्सिनोजेंस, उसको चलेगा. लेकिन यूं घबराएगा कि अरे कैर्सिनोजन क्यों दे रहा है. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस इज अ स्टेज जहां पर हमें सही डायरेक्शन में जाना है, गलत चीजों से बचना है, क्योंकि इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जिसको आगे ले जाती है. मेहनत करता है, किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाता है, किसी को थोड़ा देर से रिजल्ट मिलता है. लेकिन ये रिजल्ट जब मिलने लगते हैं तब कोई भी एक बुरी आदत उसकी लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर देती है. कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस और ऐसी ऐसी चीजों से सफर करते हैं यंगस्टर्स. ये लगता है देख करके यार नहीं लेता यार अल्कोहल, ज्यादा अच्छा रहता, तेरी लाइफ पूरी बच जाती. कुछ लोगों को दूसरा मौका मिल जाता है, पर कुछ ऐसे भी बदकिस्मत होते हैं जिनको दूसरी बार मौका नहीं मिलता है. एक्सीडेंट्स आर मोस्टली बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्कोहल. स्पेशली वीकेंड एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, वो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, वीकेंड एक्सीडेंट्स, वो बहुत डेंजरस होते हैं. और उसके अंदर जितनी जल्दी आपको मदद मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इंडिविजुअल खुद ही नहीं उस हालत में रहता है कि वो मदद मंगा सके. क्या ये बात क्लियर है आपको? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है. तो अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, चलो लिखिए कुछ पॉइंट्स. प्रेशर टू एक्सेल इन academics. Pressure to excel in academics also result in starting of such bad habits. Also result in starting of such bad habits.
फॉर एग्जाम्पल दो केस लेते हैं, स्टूडेंट पी और स्टूडेंट क्यू। पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू मतलब दूसरा लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है नीट की, बी भी कर रहा है। अब ए का क्या हुआ, बी का क्या हुआ, दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ देयर विल बी डिफरेंस इन रिस्पॉन्सेस। ए डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, ए डिप्रेशन में चला गया। जबकि बी ने क्या किया, जिस दिन रिजल्ट आया 2-3 दिन उसने भी मातम बनाया, सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उसने सोचा नहीं इस बार मैं सिलेक्शन जरूर करके रहूंगा। जब इतने सारे बच्चे थे तो मैं भी होऊंगा, मेरी प्लानिंग में गलतियां रह गई। कुछ लोग जो सिलेक्ट हो गए तो उनसे मिला, अगले 7 दिन का उसने प्लान बनाया कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने क्या क्या गलतियां करने से बचे, या ऐसे लोग जिन्होंने 1-2 ड्रॉप के बाद सिलेक्ट हुए, उन्होंने क्या गलतियां की थी जिससे पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे बाद में हो गए, मुझे किस तरीके से पढ़ना है, मेरे कौन से टॉपिक्स गड़बड़ हुए थे ज्यादा, इन सब का एनालिसिस उसने अगले 7 से 10 दिन में बनाया। और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया कि मेरी लाइफ एक मिली है, मैंने एक टारगेट बनाया है, इसके अंदर सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ एग्जाम में, इसका मतलब मेरी कमियां कुछ रह गई हैं, और अगले साल मैं इन कमियों को दूर करके वापस इसमें प्रूव करके बताऊंगा कि यस आई कैन बिकम डॉक्टर एंड आई विल बी, एक अच्छा मैं फिजिशियन बनूंगा या सर्जन बनूंगा, जो भी उसकी इच्छा है। वो लग गया काम पे। जबकि ए अभी क्या कर रहा है, मातम बना रहा है, वो सबको अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, मेरे साथ ये हुआ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ये किया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो कहीं मूवी भी नहीं गया था साल भर, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रॉब्लम इज सेम फॉर बोथ स्टूडेंट्स, बट दोनों का बिहेवियर अलग है। एक उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन चाहता है, एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सोचता है, सॉल्यूशन के लिए उसने सोचा तक नहीं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, जस्ट राइट इट ऑन द पेपर, दिस इज द प्रॉब्लम। अब दो बातें होंगी, या तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, और जिसका सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अरे बात समझ में कि इजी है भाई, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो तुम कर क्या लोगे उसमें, और जिसका सॉल्यूशन है तो फिर प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचना, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे पड़ो, चीजों को सुधारो, सही करो। Now, where is the involvement of alcohol or tobacco or drugs in this? मार्क्स तुम्हारे कम आए, what is the solution? I have taken the solution. Good. कितने मार्क्स बढ़े, कुछ नहीं। Then what is the solution? This is not the solution. Okay, it is solution. Alcohol plus water, it is solution. No, it is not a solution to your problem. तो कुल मिलाकर के यदि दोबारा से भिड़ जाओगे, उस चीज को करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हुए तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे और पहले से और स्थिति खराब हो जाएगी। कई लोगों को फाइनेंशियल लॉस होता है, मैच्योर इंडिविजुअल है, 40, 45, 50 साल के हैं, कहीं पैसा लगा रखा है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, 20 लाख रुपए बर्बाद हो गए, किसी जगह पे लगाया, वो चीज गलत निकल गई, गए काम से। अब अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, आफ्टर 2 इयर्स वो फाइनेंशियली उस चीज से उबर गया, लेकिन अल्कोहल वो अगले 10 साल तक पीता रहा, जिससे उसका लीवर गया और 50 साल की एज में खत्म हो गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक और प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत डिफाइंड होता है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जहां हम सोचते कि हम अचानक से ऐसा कर सकते हैं, ये अच्छी बात भी है, लेकिन पॉजिटिवली ली जाए तो। इसीलिए तो कहते हैं यंग ब्लड जो होता है, यंग लोग जो होते हैं, वो किसी भी चीज का डायरेक्शन बदल सकते हैं, क्योंकि वो सोच सकते हैं, वो करने की हिम्मत रखते हैं कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, अगेंस्ट द फ्लो वो काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई तो आप अगेंस्ट द फ्लो काम करें, पर वो किसके लिए, पॉजिटिवली सोच करके, रूटीन से हट के,
क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पर हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसे डिफाइन करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम ये थी, मेरे पास ये 2 सॉल्यूशन है, क्या आपके पास कोई बढ़िया सॉल्यूशन है? यदि हाँ तो उसको इंप्लीमेंट करो, ना तो ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो गए मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट है, ना मूव ऑन। तो किसी भी लंबे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे डिफाइन करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल घर में फाइनेंशियली बहुत बुरी स्थिति है, भाई होता है कभी कभार जॉब चली जाती है या जॉब नहीं होती है या फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं होती है, फैमिली उतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती। अब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है फैमिली, बात सही है, ये प्रॉब्लम क्या जिंदगी भर की? नहीं, ये प्रॉब्लम जिंदगी भर की नहीं रहेगी, तुम्हारे डॉक्टर तक है बस, तुम डॉक्टर बन जाओगे उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसका इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, बट परमानेंट नहीं हो सकती प्रॉब्लम। आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अगले 6-7 साल बाद तैयार हो जाएगा। ये प्रॉब्लम 7 साल से ज्यादा नहीं टिक सकती, एंड यू विल बिकम डॉक्टर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, या फिर पीजी में एंटर हो जाते हो, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। हो गया, इससे ज्यादा थोड़ी टिकेगी ये प्रॉब्लम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस इज एडोलेसेंस, इसके साथ कई फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स के अंदर हमें समझना है इस चीज का प्रॉपर यूज करना आगे की तरफ ले जाने के लिए। ठीक, चलो आगे लिखो, आगे लिखिएगा। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट, टेलीविजन, मूवीज, newspaper and internet promote the perception regarding use of drugs and alcohol, promote the perception of using drugs and alcohol. तो हमें इससे बचना चाहिए। फिर एक टर्म होती है एडिक्शन, लिखिए एडिक्शन। एडिक्शन के बारे में लिखें, इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, it is a psychological attachment to certain effects, to certain effects like euphoria, euphoria and temporary feeling of well-being, of euphoria or temporary feeling of well-being. Next point, dependence, dependence के बारे में लिखें, it is a tendency of the body, it is a tendency of the body to manifest, it is a tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant, to manifest a characteristic or unpleasant withdrawal symptom, withdrawal symptoms when the use of drug or alcohol is discontinued, when the use of drug or alcohol is discontinued abruptly, discontinued abruptly, abruptly मतलब अचानक से बंद कर दें। तो इसी के आगे लिखें, these symptoms include shakiness, nausea, sleeplessness,
लिखिए, these symptoms include shakiness, nausea, sleeplessness, sweating, anxiety, etc. Sweating, anxiety, etc. Next, it should be clear in the mind. Next point, it should be clear in the mind that a single use of these drugs या single intake of these drugs may be the forerunner to addiction. Single use of these drugs may be the forerunner to addiction. अब इस एडिक्शन के अंदर कुछ और प्रॉब्लम समझना क्या क्या होती है. इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, इनके बारे में क्या है समझ. नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स क्या होता है. अभी हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी थी जिसका हमने लिखा था स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन से ही लेते हैं. कुछ याद आ रहा है? इंजेक्शन से लेने वाली ड्रग्स. ठीक है. कुछ ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो इंडिविजुअल खुद को चाकू मार सकता है, खुद को हार्म पहुंचा सकता है, इतना कि उसकी लाइफ खत्म हो जाए, या उसके साथ में कोई है उसको भी इस इतने बुरी तरीके से हर्ट कर सकता है कि उसकी जान पर बनाए. सिर्फ उसको पैसा चाहिए, पैसा दे दो, छीन लेगा नहीं तो, और कई तरह से अटैक भी कर सकता है. ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा क्योंकि वो कोई एक बहुत क्या कहना है प्रोफेशनल किलर नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल डकैत या चोर नहीं है. वो तो सिर्फ एक मेंटली सिक पेशेंट है जिसकी कोई पास कोई प्लानिंग नहीं है और 2 4 5 बार में ही पकड़ा जाएगा. तो ऐसे केस में जब उसका इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, कोई ऐसी ड्रग है जो इंट्रावेनसली लेते हैं, वो उसके लिए पैसा इकट्ठा करा. अक्सर ऐसी ड्रग्स थोड़ी महंगी आती. अब इनके लिए ड्रग्स भी चाहिए, एक जो डिस्पोजेबल नीडल है वो भी चाहिए इंजेक्शन, और एक जगह चाहिए जहां पर वो बैठ के आराम से यूज कर सके. क्योंकि ये ड्रग्स प्रोवाइड करते ड्रग पैडलर्स. ड्रग पैडलर्स मतलब वो लोग जो इलीगली ऐसी ड्रग्स को लाने ले जाने का काम करते हैं. अब वो ड्रग्स लेकर आ गया, कहां पर बुलाएगा? किसी ऐसी सुनसान जगह पे बुलाएगा जहां पर ऐसे 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, अपना पैसा लेकर आए, उसको दे, वो ड्रग देगा और उसके बाद वो ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे. ना प्रॉब्लम इज दैट ड्रग्स तो मिल जाती हैं पर स्टेराइल नीडल हर बार मिले जरूरी नहीं है. तो एक नीडल यानी इंजेक्शन एक दो इंडिविजुअल ने अरेंज कर लिया पर बाकी के पास नहीं है. ड्रग के साइड इफेक्ट्स, विड्रॉल सिम्टम्स इतने जबरदस्त होते हैं, उनको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो किसी ने इस्तेमाल किए कि नहीं. इंजेक्शन है तो दे दो, हम लगा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. If any of the person is suffering from an STD, it is quite sure that in the coming few months all will be suffering from STD. बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा ग्रुप का ग्रुप एसटीडी से सफर करेगा. क्या ये बात समझ में आ रही? तो ड्रग्स का तो साइड इफेक्ट चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, साथ में एक एसटीडी भी साथ में फ्री मिल जाएगी. क्या ये बात क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो लिखिएगा एक पॉइंट, स्प्रेड ऑफ एसटीडीज. Spread of STDs is very common. Spread of STDs is very common among the intravenous drug abusers. Intravenous drug abusers. Next, the immediate effect of drugs or alcohol, the immediate effect of drugs or alcohol abuse
मे बी या आर abuse are reckless behavior, vandalism and violence. गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सा बिहेवियर, दैट इज ऑल फैक्टर्स. नेक्स्ट, the severe adverse effects may be heart failure, kidney damage, hemorrhage यानी ब्लड वेसल्स का फट जाना, कोमा and death. वैंडलिज्म का मतलब बेटा क्रूरता, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जैसे एक्सेसिव वायलेंस इन द सेंस. नेक्स्ट बेटा, कोमा जो होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक सिंगल स्टेप नहीं कही जा सकती. कोमा जो होता है उसका ग्लासगो कोमा स्केल होता है जिसमें 3 चीजों को मिलाकर उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं. रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं कि नहीं, पीपल का डायलिटेशन वगैरह देखा जाता है और कुछ रिस्पॉन्सेज और देखे जाते हैं. फाइनली इन वाइटल्स को कॉम्बिनेशन से देखा जाता है कि ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इट इज अलाइव. कोमा है मतलब अलाइव है. इट इज नॉट कॉमा मतलब इट इज कॉमा बट नॉट फुल स्टॉप. इज दैट क्लियर? ये हो गया. अब आगे देखो. अब ऐसे केस में स्पोर्ट्स पर्सन इसका कैसे यूज कर सकते हैं, यानी मिस यूज या अब्यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 बॉक्सर्स को लेते हैं, है ना. हेवीवेट चैंपियनशिप देखी हुई है आपने. जबरदस्त होते हैं, खतरनाक रिफ्लेक्स होते हैं, है ना. सब बहुत पावरफुल होते हैं बॉक्सर्स जो हैवीवेट चैंपियनशिप लड़ते हैं. अब बॉक्सर्स के अंदर 2 चीजें होती है, एक स्ट्रेंथ और एक टेक्निक, यानी स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस वगैरह सब, और एक होता है उसकी टेक्निक. तो स्ट्रेंथ अपनी जगह पर है ही, वो तो होना ही चाहिए, पर टेक्निक भी उसमें होनी चाहिए. प्रैक्टिस के जरिए टेक्निक आ सकती है, और बहुत ही क्लोज रिजल्ट वाले जो बॉक्सर्स होते हैं जिनका रिजल्ट हाँ, तो 2 बॉक्सर्स जो होते हैं ना वो बहुत क्लोज रिजल्ट्स में रहते हैं. बहुत क्लोज रिजल्ट्स मतलब कभी ये आ जाता कभी ये आ जाता ऐसा. अब उनका पर्पस क्या होता है, इतना जबरदस्त पंच चेहरे पर पड़े, इसको इतना जबरदस्त पेन हो कि वो हाथ खड़े कर दे, मैं हार गया. 2-4 गुजर में तो ढेर हो जाएगा, इतनी जबरदस्त चेहरे पर सही तरीके से पड़ गए. अब ऐसे केस में दर्द हो ही ना तो इफ अ बॉक्सर टेक्स अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर, ट्रामेडोल के 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगा के चला गया, अब दर्द होगा नहीं, अब तो तू कर ले जो करना है. अब क्या होगा, वो कम स्ट्रेंथ का है रिलेटिवली, तो भी उसको घूसे जब पड़े तो उसने दर्द का एहसास नहीं हुआ. अंदर से पूरा डैमेज हो गया पर दर्द नहीं हुआ, और दूसरे को जो डैमेज हुआ वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है. यानी जो कम स्ट्रेंथ वाला है उसने जब बॉक्सिंग की और 4 घूसे मारे तो सामने वाले को दर्द भी हुआ. ज्यादा स्ट्रेंथ वाले ने मारा, डैमेज हुआ पर दर्द नहीं हुआ. तो ही कैन अटैक मोर टाइम्स और वो जीत सकता है. तो ऐसे में ड्रग्स का जो यूज होता है वो गेम्स का रिजल्ट बदल सकता है. क्या ये बात समझ में आ रही है? मसल्स
जैसे जेवेलियन थ्रो या शॉर्ट पुट गोला फेंक प्रतियोगिता। अब इस हाथ में जितनी ताकत होगी और जो टेक्निक होगी, टेक्नोलॉजी जो भी लगेगी टेक्निक, उसकी तो प्रैक्टिस की जा सकती है, पर स्ट्रेंथ का क्या करेंगे? तो इस हाथ के अंदर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे करके मसल्स को स्ट्रांग किया जा सकता है, और ये मसल इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि यदि थोड़ा बहुत गैप पहले आ रहा था तो वो रिकवर करके वो आगे तक जा सकता है। ये सभी ड्रग्स जो हैं ये कई गेम्स या स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स बदल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि स्पोर्ट्स में ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल होने लगा तो एक्चुअली फिर वो दो स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच का कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की ड्रग्स को स्पोर्ट्स पर्सन से दूर रखा जाता है और डोप टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें कई तरह की जो ड्रग्स हैं इस्तेमाल करने से रिजल्ट्स बदल सकते हैं, उनको चेक किया जाता है, और यदि उनके रेसिड्यूज ब्लड में मिलते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल को लाइफ लॉन्ग वहां से हटा दिया जाता है कि अब आप स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की ड्रग्स बैन करनी चाहिए, और वो सही किया जाता है चैंपियनशिप। लिखिएगा एक दो बातें। Some sports person also misuse some drugs like narcotic analgesics, anabolic steroids, narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, etc. अभी डायूरेटिक्स का बेनिफिट देखो, आपने बॉक्सिंग में सुना कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, है ना, वेट के हिसाब से। अब मान लो मैं एक रैंडम इमेजिनरी कैटेगरी बता रहा हूं आपको। 100 केजी एक ऐसा जिसके ऊपर हैवी वेट, और इससे 80 केजी के बीच में मान लो क्या है, लाइट वेट या मिडिल वेट, और इसके नीचे लाइट वेट। अब एक पहलवान जो है, जो मतलब बॉक्सिंग का ही समझ लो, तो बॉक्सर है, उसका वेट है 102 केजी या 105 केजी समझ लो। तो उसको किस में फाइट करना है? हैवी वेट में, जहां पर 150 किलो, 250 किलो तक के बॉक्सर्स हैं, और ऐसे ऐसे हैं जिस बहुत कमजोर हो जाएगा। स्ट्रेंथ तो है काफी लोगों में ज्यादा, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, टेक्निक भी अच्छी है, तो ये 105 केजी वाला हो सकता है इस हैवीवेट वाले ग्रुप के अंदर काफी कमजोर प्रतिनिधि हो, काफी कमजोर पार्टिसिपेंट हो। तो ऐसे केस में यदि इसको जब अपना वेट उनके सामने मेजर करवाना है, तो इसने 1 महीने पहले से ही क्या किया, डायरेटिक्स लेनी शुरू कर दी। डायरेटिक्स आपकी बॉडी से वाटर का यूरिनेशन के थ्रू लॉस करवाएगी। हमारी बॉडी में मेनली वाटर ही तो है, तो जब इतना वाटर का लॉस हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो अल्टीमेटली इसका वेट 99 पर आ जाएगा, और ये एक मिडिल वेट कैटेगरी का एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट हो जाएगा, बजाय हैवी वेट कैटेगरी का वीक पार्टिसिपेंट होने के कंपेरिजन। ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो होती है इसलिए बैन की जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला लिखें, प्रिवेंशन ऑफ एडिक्शन। प्रिवेंशन ऑफ एडिक्शन। पहला पॉइंट, अवॉइड अनड्यू peer pressure. Avoid undue peer pressure. पीयर मतलब ग्रुप होता है, वो ससुराल पीयर नहीं रहे, पीयर ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल का मतलब होता है पीयर। तो पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है ये समझना। जैसे मान लो किसी बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो फुटबॉल का, लेकिन जब अपने गली के फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो उनको क्रिकेट पसंद है, तो वो 8 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फुटबॉल जानता है, क्रिकेट में जाता है, पर इससे क्रिकेट बनता नहीं, न बॉलिंग ढंग से आती है, न बैटिंग कर पाता है, न फील्डिंग कर पाता है। अब ऐसे में
ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब भी अपनी टीम बांटते तो उसको क्या बोलते हैं, ये तो तेरी टीम में ही रख यार, इसे ये तो हमें नहीं चाहिए यार, ये तो तू ही रख, इसको तो अंपायर ही बना दो। उसके साथ ऐसा बिहेवियर होता है कि उसको लगता है यार मैं कहाँ आ गया यार, मेरे को कुछ नहीं आता क्या। वो डिप्रेशन में जा सकता है ऐसा बच्चा, भले चाहे वो फुटबॉल का इतना अच्छा खिलाड़ी हो कि ये कभी नहीं पहुंच पास लेवल पर क्रिकेट में, लेकिन उसको वैसा फील होगा क्योंकि वो ऐसे ग्रुप में जिसका इंटरेस्ट डिफरेंट है, कॉमन इंटरेस्ट अलग है और इसका कॉमन इंटरेस्ट अलग है, वो अवॉइड करेगा वहां पे जाना क्योंकि उसको बार बार क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलेगा। अब उसके सामने रास्ते क्या है, इस ग्रुप के साथ खेलना छोड़ दे, या गेम को अच्छे से सीख ले, या फिर तीसरा ये है कि फिर अपने गेम को कहीं और पे शिफ्ट कर ले। तो यही कर सकता और क्या कर सकता। तो कुल मिलाकर के या आदत डाल ले उस चीज को करने की, मैंने कोप अप करना सीख ले, यही करना पड़ेगा। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, क्या ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इस तरह की चीजें क्या सही है क्या गलत है, यदि कहीं पर लिखी भी मिल जाए तो क्या गलत है। आज ये चैप्टर यदि हमारे कोर्स में नहीं होता तो हम सब ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो देयर शुड बी सम एरियाज ना जहां पर हर बच्चे के सामने वो डिस्कशन एक बार तो आए कम से कम, ताकि वो सही और गलत कुछ पहचान सके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन में होना चाहिए और कभी भी गड़बड़ लगे तो कुछ जगह होती है जहां पर हम इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स से कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं। आजकल साइकोलॉजी की फील्ड में भी काफी वर्क चल रहा है। नेक्स्ट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। मदद, जब भी गड़बड़ लगे, हम फंस गए ऐसी चीजों में, हमें लगता है गलत है ये, तो हमें अपनी मदद मांगनी चाहिए अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों से जो वाकई में दोस्त हैं। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। इस तरह की चीजें आगे बढ़े उससे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। दैट इज मेंट बाय लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। इससे बताया ना ये सारी चीजें। नेक्स्ट, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। ये भी बीमारियों की तरह है, हड्डी टूटने पर ऑर्थोपेडिक्स के बारे में पास जाते हैं कि नहीं, तो वैसे ही ऐसी कोई परेशानी है तो इस तरह के प्रोफेशनल्स के पास भी जाना चाहिए ताकि इसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो टॉपिक है इसको एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों से पढ़ना है। जितने भी पॉइंट्स वहां पर लिखे सब आपकी कॉपी में होने चाहिए। कम से कम 2 से 3 पेज भर के पॉइंट्स हैं ये, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। मैंने समझा आपको लगभग पूरा दिया है, बस आपको इसे नोट करना है। क्या ये बात क्लियर है? आपको समझ में आएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन्स हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोग ताकि अपने मसल स्ट्रेंथ वगैरह सब बढ़ा सकें, ये सब अलग अलग यूज हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख करके लाना है और इसको समझ लेना। कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना काफी है।